नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ठंड बढ़ने के साथ ही काशी में 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षियों ने दी दस्तक। इनकी चहचहाट से गंगा घाट का किनारा गूंजा। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत सभी बैंकों की पुलिस टीम द्वारा की गई गहन चेकिंग। बड़ी पेरी चौखंडी पीर स्थित बाबा श्री काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की निकाली गई पालकी शोभा यात्रा। और बीएचयू एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। ठंड बढ़ने के साथ ही काशी में 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षियों ने भी दस्तक दे दी है और इनकी चहचहाट से गंगा घाट गूंज उठे हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में सिर्फ मानव ही नहीं 7 समंदर पार से आते हैं, बल्कि पक्षी भी इस काशी में प्रवास के लिए आते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही 7 समंदर पार से साइबेरियन पक्षियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। काशी के घाट पर इन विदेशी मेहमानों के कलरव की गूंज सुनाई देने लगी है। साइबेरियन पक्षियों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। फरवरी माह तक ये विदेशी मेहमान यहाँ प्रवास करते हैं। इसके बाद सभी वापस लौट जाएंगे। ठंड की शुरुआत होते ही साइबेरियन पक्षी काशी में दस्तक देने लगते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के अंत से साइबेरियन मेहमानों का आगमन शुरू हो जाता है। नदियों, जंगल के निकट, झीलों में ज्यादातर ये विदेशी मेहमान समय बिताते हैं। गर्मियों की शुरुआत होते ही विदेशी पक्षी पुनः हिमालय पार कर साइबेरिया का रुख कर लेते हैं। बता दें कि इन पक्षियों का भोजन पर्यटकों द्वारा दिए जाने वाला सेव नमकीन होता है, जो ये पक्षी काफी पसंद करते हैं। जैसे पर्यटक या नाविक इन पक्षियों को आवाज देते हैं, सभी भोजन पाने के लिए चहचहाते हुए पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही रमणीय लगता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इन पक्षियों को आने के बाद सिर्फ इनको चारा खिलाने के लिए पहुंचते हैं। इनका चहचहाना भी काफी मधुर होता है। लोगों की एक आवाज पर ये दौड़े चले आते हैं। ये नवंबर में आ जाते हैं सभी, जब ठंडा आ जाता है, और ये फरवरी तक रहते हैं। 4-5 महीना रहते हैं यहाँ पर। क्या इनको भोजन में क्या मतलब? भोजन में इनको वो सेव आता है ना, भोजन में वो सेव खाते हैं, सेव नमकीन खाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि पर्यटक लोग घूमने आते हैं, उनको खिलाते भी हैं और घूमते भी हैं, साथ में उड़ती रहती भी हैं। ये केवल पानी में ही रहते हैं और ठंडा ही में आते हैं। हम 80 घाट पे नाव संचालन का काम काफ़ी साल से करते आ रहे हैं। दीपक जी, ये बताइए साइबेरियन पक्षी कब आते हैं? ये क्या इनका चारा होता है? अब ये कब जाते हैं, क्यों यहाँ पे आते हैं, कारण? ये साइबेरियन पक्षी जो है, जब मौसम ठंडा होता है अक्टूबर नवंबर से, ये जो है आना यहाँ शुरू हो जाते हैं। पर्यटकों का हाँ, आकर्षण यही होता है। हाँ, पर्यटक यहाँ पे आते हैं और इन लोगों को जो है सेव जो है खिलाते हैं। इन लोग को सेव बहुत पसंद है और ये जो है करीब फरवरी मार्च तक रहेंगे यहाँ पे। क्या मतलब उसके बाद कब जाते हैं ये? जब मौसम गर्म हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो ये लोग ऑटोमेटिक जो है डिसअपीयर हो जाएंगे। लगभग कितने महीने यहाँ पर रहते हैं ये लोग? लगभग ये लोग 6 महीने करीब रहते हैं विंटर सीजन में। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत सभी बैंकों की पुलिस टीम द्वारा गहन चेकिंग की गई। पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट व पुलिस उपायुक्त काशी जोन के
दिशा निर्देश में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी बैंकों की थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी मदनपुरा द्वारा चेकिंग की गई। बैंक कर्मियों व गार्डों को आवश्यक हिदायत दी गई एवं बैंक के बाहर व अंदर अनावश्यक रूप से खड़े लोगों से पूछताछ की गई। दशाश्वमेध थाना प्रभारी अजय मिश्रा अपनी टीम के साथ सभी बैंकों में चेकिंग कर रहे थे। ऐसे में बात की जाए तो जिस प्रकार से बनारस में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसी कड़ी में अब जगह जगह जितने भी बैंक हैं उनका निरीक्षण कर जांच की जा रही है। बड़ी पियरी चौखंडी बीर स्थित बाबा श्री काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी पियरी चौखंडी बीर स्थित बाबा श्री काल भैरव मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम भैरव अष्टमी के अवसर पर आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पालकी पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर बाजे गाजे के साथ जय जयकार के बीच नाचते गाते भक्त चल रहे थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अनेकों देवी देवता की आकर्षक झांकी सजाई गई। वहीं बड़ी संख्या में किन्नरों ने भी हाजिरी लगाई। मंदिर के महंत राजेश्वर सरस्वती ने बताया कि भैरव अष्टमी पर ये पूजन अर्चन संपन्न होता है। इसी कड़ी में आज शोभा यात्रा निकाली गई है। किस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं? श्री काल भैरव जन्मोत्सव के अवसर पर आज बाबा काल भैरव बड़ी पेरी स्थित चौखंडी बीर जो मंदिर है, वहाँ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रथम दिवस में बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव के पूर्व भव्य शोभायात्रा और शोभायात्रा के मुख्य अतिथि श्री पंच नाम चुनाव अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री मुक्तानंद गिरी जी महाराज हैं और हमारे सन्यासी अखाड़ों के संत महंत हैं। उसके पश्चात हमारी शोभायात्रा काल भैरव मंदिर पियरी से प्रारंभ होकर पियरी तिमुहानी, जालपा देवी, काशीपुरा, बुलानाला होते गोलघर भैरवनाथ जाकर बाबा काल भैरव की आरती करने के पश्चात दारानगर, महामृत्युंजय, मदागिन, कपचौरा, लोहटिया होते हुए पुनः क्या खास है आज काशी वासियों के लिए खास तो सब कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि काशी में ऐसा महात्मा आया काशी खंड में कि भैरवाष्टमी के दिन भैरव उत्सव के बाबा काल भैरव का यात्रा करने का बड़ा विधान है। क्योंकि जो काशी कोतवाल काल भैरव हैं, वह बताया गया है वाराणस्याम भैरव देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। ये जो काल भैरव काशी के हैं, ये जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करते हैं। यहाँ पर काशी में यहाँ का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं रखता है, यहाँ का लेखा जोखा स्वयं बाबा काल भैरव रखते हैं। इसीलिए काशी में बाबा काल भैरव का विशेष अधिकार है, विशेष आधिपत्य है। हाँ, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो परंपरागत जो कार्यक्रम वो तो होंगे ही। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किन्नरों की मंडली अपने साजो सज्जा के साथ बाबा काल भैरव की रथ की अगुवाई करती है। और वह इसलिए यहाँ करते हैं क्योंकि एक तो वह अर्धनारीश्वर न नर में है न नारी में है। दूसरी बात उनका ये कहना है कि काल भैरव बाबा काशी में लेखा जोखा रखते हैं जन्म मृत्यु का, तो अगला जन्म हमारा इस जाति में न हो, इसलिए हम बाबा के सामने नाच के उनको रिझाते हैं कि अगला जन्म में हमको पुनः इस रूप में ना आना पड़े। इसलिए आके बाबा की अगुवाई करते हैं रथ यात्रा की। बीएचयू एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। काशी में काशी तमिल संगमम होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। इसके साथ ही शासन और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ करा दी है। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एम्फी थिएटर मैदान में पंडाल, मंच, रोड बनाने का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। इसके साथ ही एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह,
टीम सहित लंका इंस्पेक्टर ने मौका मुआयना किया तथा लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। समागम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडवाडी थाना अंतर्गत कंदवा आनंद नगर कॉलोनी में एक महिला के सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर दी गई। मंडवाडी थाना क्षेत्र के कंदवा स्थित आनंद नगर कॉलोनी में एक महिला के सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आनंद नगर कॉलोनी निवासी देवचंद पांडे मिर्जा मुराद स्थित एक बैंक में कार्यरत है। उसने 2 बहनों अनीता पांडे व वंदना पांडे से शादी की है और दोनों के साथ रहता है। अनीता पांडे का एक पुत्र देवेश पांडे मेडिकल स्टोर चलाता है और वंदना पांडे का एक पुत्र रितेश 10वीं का छात्र है। वंदना एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्य करती है। थानाध्यक्ष मंडवाडी ने बताया कि सोमवार को वंदना पांडे का पुत्र रितेश जब स्कूल से लौटा तो देखा कि अनीता पांडे के सिर पर चोट लगी है। उसने सभी परिवार वालों को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से एक बांस का टुकड़ा बरामद किया है। सूचना पाकर DCP वरुणा जोन आरती सिंह भी पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। उनका क्या नाम था? हाँ, ये थाना क्षेत्र मड़वाडी के ये कॉलोनी है, आनंद नगर कॉलोनी है। इसमें एक महिला है अनीता पांडे, उम्र है इनकी 46 वर्ष। उनकी हत्या हुई है। जो हत्या का शक है वो घर वालों का, उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं उन पे है। बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और 302 का मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया कारण कुछ कारण और जांच का विषय है, अभी कारण कुछ सामने आया नहीं है। किस चीज़ से हत्या हुई है? हत्या एक बांस है, उससे हुई, छोटा सा वेपन है। नागरी नाटक मंडली में चल रहे बाल नाट्य महोत्सव के समापन पर बाल कलाकारों ने नाटक डाकघर का मंचन किया। नागरी नाटक मंडली में चल रहे बाल नाट्य महोत्सव का समापन हुआ। रविन्द्रनाथ की अमर कृति डाकघर के मंचन से बाल कलाकारों ने महोत्सव को विराम दिया। छोटे छोटे कलाकारों के अंदर की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से ये बड़े मंच पर कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। इस कार्यक्रम में नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। बच्चों की प्रतिभा देख पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रतिशंकर त्रिपाठी, आशुतोष चतुर्वेदी, सुमन पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का आयोजन किया गया था इसका? ये बाल रंग नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। बच्चों के अंदर सामूहिक रूप से काम करने की सांस्कृतिक प्रतिभा का विकास हो, इसके लिए यह कार्यक्रम किया गया। पहले ये कार्यक्रम होते थे, किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया, अवरोध आ गए, लेकिन पुनः हम इसको शुरू किया जा रहा है।
6 संस्थाओं ने 6-5 विद्यालयों ने मिल करके 3 दिन की इस प्रस्तुतियों को 6 प्रस्तुतियां एक दिन में 2 यहाँ पर मंचित किया है। आज समापन का दिवस है। लगभग 110 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। और प्रतिदिन कार्यक्रम से पहले नाटक का नांदी हुआ। कलाकारों ने, बाल कलाकारों ने प्रेक्षागृह के बाहर नाटक को बूस्टअप करने के लिए कार्यक्रम किया। ये आयोजन हुआ यहाँ पर बच्चों का विकास हो, एक साथ काम करें, वोकल हो, बोलने की क्षमता का उनके विकास हो, वो गुम न हो जाए। क्योंकि घर में और स्कूल में इतने प्रतिबंध होते हैं कि बच्चे खिल खुल नहीं पाते, और यहाँ पर आकर के मंच पर वो खिल जाते हैं और खुल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में बच्चा बहुत शैतान होता है, टेलीविज़न देख करके नाचता है, गाता है, बोलता है, सब कुछ करता है। लेकिन जैसे ही घर में अतिथि आते हैं, बच्चे को कहिए कुछ करने को, गाने को, वो कुछ नहीं करता। वो डर और शर्म उसको रोक देती है। यहाँ पर आकर के पूरे प्रेक्षागृह में नितांत अपरिचित लोगों के सामने मंच के ऊपर चमकती लाइटों के बीच में वेशभूषा, तरह तरह के कपड़े पहन कर मेकअप करके बच्चा अभिनय करता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, गाता है। इससे उसकी प्रतिभा निखरती है, खुलती है और वो बच्चा उन्मुक्त होता है। रामनगर गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। रामनगर गुरुद्वारे में पूरे उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव मनाया गया, जहां पूरे दिन से लेकर रात तक शबद कीर्तन चलता रहा। सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़ तथा लखनऊ से भी श्रद्धालु आए थे। वहीं इस दौरान सभी भक्तों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर नगर में गुरु नानक देव जी महाराज की एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण के बाद वापस गुरुद्वारे पहुंचकर संपन्न हुई। आज गुरु नानक देव का कौन सा ये प्रकाश उत्सव है? 553वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनगर में। और मेन तो होता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, जो कि आप लोग अपना बनारस में भव्य रूप से मनाए, और यहाँ भी बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आज शोभा यात्रा भी निकलेगी? आज शोभा यात्रा निकलेगी, बस निकलने ही वाली है। कुछ 4-4:30 बजे निकलेगी और शाम वापस आएगी 8-9 बजे तक। रामनगर में जो भ्रमण करते हुए शबद कीर्तन गायन करते हुए जो माताएं और बहनें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल होंगे। पूरा भजन करते बाद बाजी होगी, उसमें गद्य वाले अपना कर्तव्य दिखाएंगे। यही सब। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। भारत और नेपाल में लोकतांत्रिक मार्ग से हिंदू राष्ट्र का आंदोलन प्रखर बनाने हेतु आशापुर में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का समापन हुआ। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड आदि राज्य तथा नेपाल एवं अमेरिका से 100 से अधिक हिंदू संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंघबाल ने पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अधिवेशन में सहभागी हिंदुत्व निष्ठों ने समान सूत्री योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर हलाल कृति विरोधी समिति की स्थापना करना, हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन करना, नियमित हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म पर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करना निश्चित किया है। 12 और 13 नवंबर को यहाँ पर काशी में, वाराणसी में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न हुआ। भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र घोषित हो संवैधानिक मार्ग से, इसलिए इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। 2012 से अधिवेशन हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हो ही रहे हैं। इसी कड़ी में यह अधिवेशन भी हुआ है और इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और साथ साथ नेपाल और अमेरिका से भी 100 संगठनों के लगभग 200 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। इस अधिवेशन में आंदोलनों के माध्यम से
यानी संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करना, कानूनी मार्ग से संघर्ष करना और सांसदों के माध्यम से संसद तक ये हिंदू राष्ट्र का विषय पहुंचाना अपने हिंदुत्व को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन देने वाले और हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के पक्ष में कानून बने, इस प्रकार से कार्य करने की एक विचार प्रक्रिया कार्य करने का तय किया गया है। इस अधिवेशन में यह भी तय हुआ कि आने वाले काल में हलाल शक्ति विरोधी अभियान या कृति समिति की स्थापना की जाएगी। अलग अलग जगहों पर गांव-गांव में जाकर के हिंदुओं में जागरण निर्माण करने के लिए हिंदू राष्ट्र के विषय में सभाओं का आयोजन किया जाएगा और हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राष्ट्र और धर्म पर होने वाले, हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों को उठाकर लोकतांत्रिक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से जागरण करके अपने आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और भारत के साथ साथ नेपाल भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए प्रयास करने के सभी यहाँ पर अधिवेशन में तय किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ठंड बढ़ने के साथ ही काशी में 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षियों ने दी दस्तक। इनके चहचहाट से गंगा घाट का किनारा गूंजा। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत सभी बैंकों की पुलिस टीम द्वारा की गई गहन चेकिंग। बड़ी पेरी चौखंडीबीर स्थित बाबा श्री काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की निकाली गई पालकी शोभा यात्रा। और बीएचयू एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।